हेलो बच्चों, प्रमेय 6.3 तक हम लोगों ने देख लिया है। आज हम प्रमेय 6.4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रमेय 6.4 भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय में जो कसौटी यानी समरूपता कसौटी है उसको हम बोलते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी। इसको बोलेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी भी इसको बोलते हैं। और आपको एक बात बता दें कि जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो आपको बस एंगल लाना होता है। अगर आप कोण ला दिए तो आपका समरूपता कसौटी यहाँ पर लग जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बात होने वाली है और साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं उन पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा प्रमेय 6.4 क्या है। अब यहाँ पर जो भी प्रमेय 6.4 में जो बात होगी ना वो भुजा 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 होगा। ये कोण 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 नहीं होगा, भुजा भुजा समरूपता कसौटी होगा। भुजा 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी की बात होने वाली है यहाँ पर। और यह वाली जो बात है ना ये आपकी प्रमेय 6.3 में बात हो गई है। तो प्रमेय 6.4 टोटली फोकस होने वाली है भुजा 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 समरूपता कसौटी क्या है उस पर फोकस करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना दूं। दो त्रिभुज, सेम वही वाला कंडीशन बनेगा जो वहाँ पर आपने देखा था। दो त्रिभुज आपको बनाने हैं तो दो त्रिभुज फटाफट हम बना देते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज आपको बनाना है और त्रिभुज बनाने का तरीका आपको पता है। एक त्रिभुज छोटा बनाना है और एक त्रिभुज क्या बनाना है, बड़ा बनाना है। तो फटाफट बना देते हैं दो त्रिभुज जल्दी जल्दी से। आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दो त्रिभुज बन के तैयार हो गए। इनका हम नामकरण कर देते हैं। इसको लिख देते हैं ए बी सी और ये लिख देते हैं डी ई एफ। और जैसा कि प्रमेय 6.3 में बात हुई थी वैसे ही बात यहाँ पर भी होनी है। ए बी के बराबर में यहाँ पर डी पी हो जाएगा और ए सी के बराबर में यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। जैसा कि आप प्रमेय 6.3 में देखे थे ना वैसे सेम घटनाएं यहाँ पर भी होने वाली है। अब क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको फटाफट लिखना है, बस चीज़ों को समझिएगा। दिया है, हमें पढ़ेंगे प्रमेय 6.4 क्या कहता है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब ए बी का अनुपात डी है, ए बी बटे में क्या है डी ई है, बराबर ए सी बटे में क्या है डी एफ है, ए सी बटे में क्या है डी एफ है, बराबर बी सी बटे में क्या है ई एफ है, बी सी बटे में क्या है ई एफ है। ये दिया है। और आपको क्या सिद्ध करना है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण डी। कोण ए का संगत कोण डी होगा, कोण बी का कोण ई होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण सी बराबर क्या होगा, कोण एफ। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण एफ। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। अब रचना में आपको फिगर बनाना है क्योंकि हर प्रमेय में फिगर का इंपॉर्टेंस होता है। तो फिगर में आप क्या क्या लिख सकते हैं वही रचना है, यानी आपने क्या क्या चित्र निर्माण किया है उसी के संबंध में लिखना है। आप लिखेंगे सर्वप्रथम दो त्रिभुज क्या ए बी सी तथा डी ई एफ खींचा। ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ में भुजा, ये सारी बातें लिखनी है, डी ई पर पी तथा डी एफ पर क्यू इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर क्या हो, डी क्यू हो। ये आपकी छोटी सी रचना है जिसको आपको लिखना है। प्रमेय 6.3 में भी हमने आपको बताया था कि ये कैसे लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये ऑटोमेटिक ये भी चीज़ें आपको लेके चलनी है, ये भी चीज़ें आपको दिखा देनी है। तो दिखा देते हैं फटाफट। छोटी छोटी चीज़ें होने वाली हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं उन सभी चीज़ों को हम फोकस कर पाएँ और आप आसानी से समझ भी पाएँ। अब बारी आती है उपपत्ति की। सबसे पहले जो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। ए बी बटे में डी ई बराबर दिया है ए सी बटे में डी एफ बराबर में दिया है बी सी बटे में ई एफ। इसको आप लिख सकते हैं दिया है और ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। जो दिया है उसका पहला समीकरण बन गया। और साथ ही साथ रचना से जो आपको मिला है वो भी लिख लीजिए।
ए बी बराबर में डी पी, यहाँ पर लिख देंगे रचना से, इसको आप लिख देंगे दूसरा समीकरण, और साथ ही साथ ए सी बराबर आपका डी क्यू है, ये भी कहाँ से मिला है, रचना से मिला है, इसको आप लिख देंगे समीकरण 3। इन तीनों समीकरण का प्रयोग आप इस प्रश्न में करेंगे। कहाँ कहाँ प्रयोग होगा हमने लिख रखा है, आसानी से हम प्रयोग करते जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए बी बटा डी ई, डी ई यहाँ पर है और डी एफ यहाँ पर है, तो इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। जब तीनों बराबर है तो दो को लेके चल सकते हैं। ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा अगर डी एफ है तो या करके आप इसे एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या, ए बी के जगह पे डी पी और बटे में डी ई, और बराबर में ए सी के जगह पे क्या आ जाएगा, डी क्यू, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, डी एफ, और यहाँ पर आप लिख देंगे कारण में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 व 3 से आपने प्रयोग करके यह चीज़ प्राप्त किया है। अब इतना लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, डी पी और डी ई, डी पी और डी ई, तो इसका मतलब डी ई जो है उसमें से डी पी को माइनस करना है, इसका मतलब आप व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम करने पे मिल जाएगा डी ई बटे में डी पी बराबर में डी एफ बटे में डी क्यू। ये कब मिला है, जब आपने व्युत्क्रम किया है, तो व्युत्क्रम से आपने व्युत्क्रम किया है तो आपको मिला है। अब दोनों पक्षों में आप माइनस कर देंगे 1, क्योंकि डी ई में से डी पी घटाएंगे तभी पी ई मिलेगा, तो दोनों पक्षों में 1 घटाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा डी ई बटे में डी पी माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, डी एफ बटे में डी क्यू, यहाँ पर भी माइनस का 1, और यहाँ कारण में लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने से आपको यह बात मिली है। अब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई माइनस डी पी बटे में डी पी, दिख रहा होगा, ठीक है, और बराबर में आपके पास डी एफ माइनस का डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहूँगा। अब देखिएगा यहाँ पे डी ई में से डी पी घटाएंगे, तो डी ई में से डी पी घटेगा तो पी ई बचेगा, तो हो जाएगा पी ई बटे में डी पी, पी ई बटे में डी पी, और बराबर में डी एफ में से डी क्यू, डी एफ में से डी क्यू घटाएंगे तो क्यू एफ हो जाएगा, तो क्यू एफ बटे में डी क्यू हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, यही नीचे मैं दिखा देता हूँ, इसको आप फिर उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा डी पी बटे में पी ई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी क्यू बटे में क्यू एफ। आपने क्या किया है, पुनः व्युत्क्रम किया है, पुनः व्युत्क्रम से लिख देंगे, पुनः व्युत्क्रम से आपको यह मिला है, और इसको आप समीकरण 4 दिखा दीजिएगा। dp बटे में डी, तो dp बटे में pe और dq बटे में qf। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर dp बटे में pe बराबर dq बटे में qf है तो प्रमेय 6.2 से यानी थेल्स के विलोम से, जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर आपका ई एफ हो जाएगा। इसको आप समीकरण 5 दिखा देंगे, और जब समांतर हो जाएगा तो समांतर में ये वाला कोण संगत कोण बनेगा कि नहीं, और ये वाला कोण संगत और संगत बराबर होते हैं, तो कोण पी बराबर कोण ई समीकरण 6 और कोण क्यू बराबर कोण एफ समीकरण 7 आपको मिल जाएगा। इतनी बात मिल गई ना आपको। अब जब इतनी बात मिल गई तो आप यह भी कह सकते हैं कि डी पी बटे में डी ई बराबर डी क्यू बटे में क्यू एफ बराबर पी क्यू बटे में ई एफ, ये भी भुजाओं का अनुपात होगा। इसको आप समीकरण 8 लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर रचना वाला देखें तो डी पी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए बी बटे में डी ई बराबर होगा डी क्यू के जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटे में क्यू एफ, और यह आपका बन जाएगा 9वां समीकरण। ये 9 समीकरण तक आपको पॉइंट मिल गया है। अब बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सा बहुत हम नज़दीक और क्लोज पहुंचने वाले हैं। अब जब इन दोनों की बात हम करेंगे तो इन दोनों को समरूप जब हमने किया तो आपको एक बात बता दें कि यह दोनों भुजाएं जब आपस में अनुपात में बराबर हो गई तो यहाँ से आप प्रमेय 6.3 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेय 6.3 से प्रमेय 6.3 कोण समरूपता कसौटी जो है उसमें बताया गया कि भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण डी बराबर कोण डी आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ, जिसे आप चाहें तो समीकरण 10 लिख लीजिए। और कोण पी बराबर आपका कोण ई मिली गया है, और कोण क्यू बराबर कोण एफ आपका मिली गया है। इतनी बातों के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पी क्यू बराबर में ई एफ और यहाँ पर इन दोनों में आप चलते हैं तो एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर आप पॉइंट्स को समझिएगा। ये जो आपने पॉइंट्स लिखा है ना, आपने ये जो पॉइंट्स लिखा है इसको मैं फिर से लिखना चाह रहा हूँ कि डी पी बटे में डी ई
बराबर डी क्यू बटे में क्यू एफ बराबर पी क्यू बटे में ई एफ जो आपने लिखा है इसको आपने चेंज करके क्या लाया है, ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में क्यू एफ, ठीक है, और बराबर में पी क्यू बटे में ई एफ आपका बच रहा है, ठीक है। इसको आप समीकरण 11 कह सकते हैं। और समीकरण 11 और समीकरण 1 को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ और ए सी बटा क्यू एफ, और यहाँ पर क्या है, बी सी बटा ई एफ, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ये अगर ये इसके बराबर है तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे, और सब आपस में बराबर होंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उन्हीं पे आपको फोकस करना है। तो उन पे आप फोकस करेंगे तो क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, उन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत सरल हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं ना, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या क्या मिला है, जैसे डी ई पी बटे में डी ई मिल गया है, डी क्यू बटे में ये डी एफ होगा, ये देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये डी एफ होगा, यही कह रहा हमें, थोड़ा सा मिस्टेक पकड़ना चाह रहा था, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, ये डी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 11 की तुलना करेंगे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो पाएँ। यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण 1 व 9 से, समीकरण 1 व 9 नहीं 11 से, समीकरण 1 व 11, तो समीकरण 1 और यहाँ पर नीचे 11 आपका दिया था ये वाला, और समीकरण 1 यहाँ पे दोनों तुलना करेंगे तो बी सी बटा ई एफ बराबर पी क्यू बटा ई एफ हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी सी बटा ई एफ बराबर क्या मिल जाएगा, पी क्यू बटा ई एफ, इसका मतलब ये हो गया, ये कट जाएगा तो बी सी बराबर में पी क्यू मिल जाएगा। और जब बी सी बराबर में पी क्यू मिल जाएगा तो इसको आप समीकरण 12 लेके चलेंगे। अब समीकरण 12 मिल गया तो अब इन दो त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी, ये कहाँ से आपको मिला है, रचना से, रचना से ये आपको मिल गया है। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी रचना से मिल गया है। ए क्यू बराबर ए सी बराबर डी क्यू, ये भी कहाँ से मिल गया, रचना से। और अभी आपने जस्ट निकाल लिया कि यह बी सी भी किसके बराबर निकल गया, पी क्यू के बराबर। यहाँ आप लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, या समीकरण 12 से सिद्ध कर चुके हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास साइड 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 सर्वांग समता कसौटी लगेगा, सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे क्या, सर्वांग सम। और जब आपने सर्वांग समता कसौटी लगा दिया तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। और सर्वांगसम हो जाएगा तो संगत कोण आपस में बराबर, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू आ जाएगा। इसको आप समीकरण 13, इसको आप समीकरण 14, इसको आप समीकरण 15, इस तरह से आप डिनोट कर देंगे। और यहाँ पर कारण लिख देंगे क्या, सी पी सी टी से, CPCT से ये चीज़ें होती हैं। अब जब ये चीज़ें मिल गई ना, अब ये चीज़ें मिल गई और यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, एंगल वाला कहाँ गया, यहाँ पर। इन सब चीज़ों को आप फोकस कीजिएगा कि कोण D के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोण A बराबर कोण D है, कोण A बराबर कोण D, ये तो मान लीजिए सही हो गया। कोण A बराबर कोण D आपको लाना था। कोण B बराबर आपको कोण E लाना था, तो कोण B कोण E कोण P के बराबर है, और कोण B कोण P के बराबर है, तो कोण P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण E लिख सकते हैं। और इसी तरह से कोण C बराबर, तो कोण C जो है कोण F लाना था, तो कोण C बराबर कोण Q है, और कोण Q बराबर कोण F है, तो इसका मतलब Q की जगह कोण F लिख सकते हैं। और यही आपको सिद्ध करना था, और आपने यह सिद्ध किया। किसका, समीकरण 6 व 7 से, यानी 6 और 7 का प्रयोग किया तो आपको यह चीज़ें मिल गई। और जब यह चीज़ें मिल गई तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यही आपका प्रमेय 6.4 में सिद्ध करना था। और यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही आपको सिद्ध करना था। बहुत बेहतरीन प्रमेय ये था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमेय 6.5 को भी कवर करेंगे। तब तक आपको करना क्या है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए। धन्यवाद।